सफर की दुनिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा बाबरवान और आज आपको लेके जा रही हूं वादिये कैलाश। तो सीट बेल्ट बांध लें और चले मेरे साथ। पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर से ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगी अगर आपने चित्राल सिटी जाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग चित्राल से ही होते हुए कैलाश पहुंचते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप पहुंचेंगे धीर से जाएंगे अपर धीर और वहां से लवारी टनल से होते हुए पहुंचेंगे चित्राल। लेकिन अगर आप चित्राल डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो आप रास्ते से ही मुड़ जाएंगे अयोन की तरफ। अगर आप लंबा सफर करके थक गए हैं और आपका दिल है कि आज आप रात स्टे या तो चित्राल में करें या फिर अयोन में करें। अयोन में अगर आप स्टे करते हैं तो वहां पर भी आपको 5 स्टार से लेके हर तरह की रिहाइश अवेलेबल है। वादिये कैलाश वहां से ज्यादा दूर नहीं, कम सफर है। रास्ते में 3 चेक पोस्ट आएंगी। आखिरी जो ब्रिज आएगा वहां से आप राइट टर्न करेंगे, रंबूरत गांव आएगा। लेफ्ट टर्न करेंगे तो बम्बूरत गांव आएगा। ज्यादातर लोग बम्बूरत जाते हैं क्योंकि उनके जितने भी फेस्टिवल होते तो सब गांव में है, लेकिन मेन जो बड़ा मेला लगता है वो बम्बूरत में लगता है। तो जनाब, जैसे ही आप बम्बूरत पहुंचेंगे वहां पर आपको हर तरह की रिहाइश मिल जाएगी और वहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के बहुत खूबसूरत हट्स भी बने हुए हैं जिनका बाहर इंडिपेंडेंट किचन है, आप खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। वहां स्टे करने के बाद लोग ज्यादातर 1 दिन का विजिट करते हैं। अगर आप फेस्टिवल पे जा रहे हैं तो 3 से 4 दिन आप वहां ठहरेंगे, जो कि ज्यादातर लोग चित्राल से जाते हैं जीप करवा के और शाम को वापस आ जाते हैं। अगर आप चित्राल ठहरना चाहते हैं, डेली जाना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप वहां ठहरना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीना पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। रास्ते की दुश्वारियां आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी पे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रास्ता दुश्वार है। कहीं पथरीले रास्ते हैं, कहीं बड़े पत्थर हैं, कहीं छोटे पत्थर हैं। अगर तो आपकी गाड़ी करोला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करोला बाकी गाड़ियों की निस्बत ऊंची है। और अगर आप 4x4 लेके जा रहे हैं फिर तो क्या ही बात है, आपका सफर अच्छा गुजरेगा। लेकिन सड़क चूंकि काफी जगहों पे जाके तंग हो जाती है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको या तो थोड़ी गाड़ी बैक करनी पड़ती है अगर वहां पे कोई गाड़ी साइड पे लगाने की जगह नहीं है, या फिर अगले वाला जो गाड़ी वाला आ रहा है उसके पास जगह है तो वो साइड पे लगा के आपको रास्ता दे देता है। तो दुश्वार रास्ता है ये। 16 किलोमीटर जो है वो ये मत समझे कि आप इस्लामाबाद से मरी जा रहे हैं। उनका तरीकाकार, उस रोड का सिलसिला अलग है, तो वहां पे थोड़ी दुश्वारी पेश आ सकती है। अब ये सफर करके आप पहुंच गए बम्बूरत, वादिये कैलाश का सबसे बड़ा गांव और सबसे खूबसूरत गांव। खूबसूरत तो बाकी के भी बहुत ज्यादा गांव हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ ज्यादा गई हूँ इसलिए मुझे यही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और पाकिस्तानियों से ज्यादा वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आए होते हैं, जिनमें ज्यादातर न्यूज वाले होते हैं जो कि इसको कवर करने के लिए आते हैं। अगर मैं आपको बताती चलूं यहाँ पर कि कैलाशी कबीला पूरी दुनिया में नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, और ये कबीला बिलोंग करता है ग्रीस से। ग्रीस इनकी हेल्प भी करता है, ग्रीस इनकी मदद भी करता है। इनकी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी जाती है, इनकी सेहत पर बहुत तवज्जो दी जाती है। और वहां पर ग्रीस ने एक म्यूजियम भी बनाकर इनको गिफ्ट किया है, जो कि आप जाएंगे या आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। और नीचे उसके म्यूजियम है, ऊपर उसके स्कूल है। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो 99% एजुकेटेड लोग हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, चित्राल, हर जगह पे ये लोग एजुकेशन हासिल करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से हैं, क्योंकि आप लोग जब वहां जाते हैं तो उनका एक ट्रेडिशनल आप लिबास देखते हैं तो वो सिर्फ वो वहां तक ही महदूद रखते हैं। इनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, सब हैं, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। अच्छा जी, तो अब मैं आपको इनके फेस्टिवल्स के बारे में बताती हूँ। जैसे पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये हमारे मौसम हैं। तो ये सारे मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। फसल लगाते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, फसल पकती है तो सेलिब्रेशन करते हैं, फसल को काटते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, इनके फल अगर पक जाते हैं तो भी सेलिब्रेशन करते हैं। और सबसे बड़ा जो इनकी सेलिब्रेशन है वो होती है मई के महीने में। 13 मई से लेके 16 मई तक इनकी जो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है, जब बर्फ पिघलती है, दरख्तों के ऊपर फूल खिलते हैं, और सबसे जो पहले फूल खिलता है उस वादी में वो पीले रंग का फूल है। और इनके बच्चे जो छोटे हैं, जैसे 8 साल से 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं
क्योंकि वहां पर सबसे पहले फूल खिल जाते हैं। तो उन फूलों को वो बच्चे जो हैं चुन के लाते हैं, लाकर अपने घरों के बाहर उनको सजाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बहार की आमद है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर इनका फर्स्ट डे होता है जिसमें ये जिसको मिल्क डे कहा जाता है। पूरी चरागाहों में जहाँ जहाँ पे इनके माल मवेशी हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये लोग दूध इकट्ठा करते हैं, फिर सब में दूध तकसीम किया जाता है। जहाँ जाते हैं वो भी इनको दूध पिलाते हैं, ये भी उनको दूध पिलाते हैं और उन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल ये जो सेलिब्रेशन है इसके साथ साथ मैं आपको अगर बताऊं तो ये सेलिब्रेशन इनके जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी भी सेलिब्रेशन होती है। जैसे हम अपने बच्चों का अकीका करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो लड़की का एक बकरा, लड़के के 2 बकरे होते हैं, ज़िबा करते हैं, तो ये लोग उसको भी सेलिब्रेट करते हैं दूध तकसीम करके। उसमें ये सेलिब्रेशन की जाती है और ऐलान किया जाता है कि हमारे घर में बेटी हुई है या बेटा हुआ है। सेकंड डे आ जाएं, सेकंड डे में ये लोग इबादत करते हैं, कुछ खाने बनाते हैं। वहाँ पर औरतों को जाने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ मर्द हजरात जाते हैं और वो वहाँ जाके कुछ चपातियाँ बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट करने के बाद देन वो वापस आते हैं और फिर वो नाच गाना सारा जो अपने एक मखसूस इनका वो हॉल बनाया गया है वहाँ पर करते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि ये हमारी और आपकी नज़र में नाच गाना है, ये नाच गाना नहीं होता, ये इनकी इबादत है। हमें दूर से पहले यही लगता था, जब तक मैं इन लोगों के बीच में जाके नहीं बैठी थी तो मुझे भी यही लगता था कि शायद ये लोग बहुत नाचते गाते हैं, ये नाच गाना है। तो वो नाच गाना नहीं होता, वो उनकी इबादत होती है। अगर आप इनको समझना चाहते हैं, अगर आप इनको नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कोशिश करें इनके साथ रहने की, इनके घरों के बीच में रहने की, फिर आपको पता चलेगा कि दरअसल ये लोग हैं कौन। थर्ड डे ये लोग सब इकट्ठे होकर जितने भी आसपास के इनके गांव हैं, विपरीत एक जगह है, गांव है, वहां जाते हैं। वहां पर एक हॉल बना हुआ है, स्टेडियम नुमा हॉल उसको मैं कहूँगी, क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हॉल था। अब वो हॉल जो है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ उन्होंने ऐसी सिटिंग एरिया बना दिया है कि जो बाहर से आई हुई पब्लिक है, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, वो सब आके वहाँ कैमरामैन अपने कैमरास लगा के बैठे होते हैं। वो राउंड का एक दायरा है, एक हॉल है, उसके अंदर किसी बाहर वाले को एंटर होने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ सिर्फ इस गांव के, इस कबीले के लोग, मतलब ख़वातीन और मर्द वहाँ पे डांस करते हैं, वहाँ ढोल बजाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताती चलूँ कि ये पत्थरों की, बुतों की पूजा नहीं करते, ये एक ही अल्लाह को मानते हैं जैसे हम लोग मानते हैं। वो एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं। अब आ जाते हैं इनकी शादियों के बारे में। तो शादियों के बारे में जो गलतफहमी लोगों ने फैलाई कि वहाँ की लड़कियां जी भाग जाती हैं और भाग के शादी करते हैं, हर बंदा 4 पैसे जेब में डाल के वहाँ इस चक्कर में भी चला गया कि मैं वहाँ जाऊंगा तो वहाँ कोई मेरे साथ भाग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को, उन लोगों को इजाजत है अपनी मर्जी से शादी करने की, और वो हमारे इस्लाम में भी इजाजत लेनी चाहिए, अपनी बेटी से या बेटे से पूछना चाहिए। वैसे ही उन लोगों को इजाजत है कि अगर लड़की को कोई लड़का पसंद है या लड़के को कोई लड़की पसंद है तो वो शादी कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि जो इनका ये फेस्टिवल है, इसमें पहले से ही अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन लोगों ने बात पक्की की होती है आपस में कि हम ये फेस्टिवल आएगा तो फिर अगला कदम उठाएंगे। तो अगला कदम ये होता है कि वो लड़का लड़की को लेके अपने घर चला जाता है। वहां से जाके लड़की जो है वो घर वालों को फोन करती है, फिर घर वाले जाके लड़की को वापस ले आते हैं और फिर शादी की रसूमात के लिए तैयारी की जाती है। और शादी की रसूमात की तैयारी जो है वो मैं आपको बताऊं तो इनके बहुत खर्चे होते हैं, और फिर बाकायदा तरीके से लड़की को जो है वो रुखसत कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं इनकी फौतगी के बारे में। जो इनके लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनको ये लोग किस तरीके से इस दुनिया से रुखसत करते हैं। मैयत जो है वो 3 दिन तक घर में पड़ी रहती है। उसमें उस दौरान ये लोग जो हैं वो खाने पीने का अरेंज करते हैं, माल मवेशी खरीदे जाते हैं, जिसमें जैसे कि बैल खरीदे जाते हैं, बकरियां, भेड़ें सब खरीदी जाते हैं। उस पे भी इनका अच्छा खासा खर्चा होता है। इनके मैयत को दफनाने का तरीकाकार मैं आपको बताती चलूं कि ये लोग आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले चट्टानों में बॉक्स बना के उसके अंदर अपनी मैयत को रखते थे। उसके साथ उसकी जो कीमती अशिया होती थी, जो ज़रूरत की चीज़ें जो उसकी रोज़मर्रा की होती थी, जो वो इस्तेमाल करता था, वो भी उसी के साथ रख दी जाती थी। लेकिन जब वो चोरी होना शुरू हो गई और फिर इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें मैयत जो है वो ऐसे ही
चट्टानों में रख के नहीं आनी चाहिए, फिर इन्होंने उसको दफनाना शुरू कर दिया। तो अब ये लोग जो है प्रॉपर तरीके से जैसे हम दफनाते हैं वैसे ही अपनी मैयतों को दफनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनकी कब्रों के ऊपर चारपाई उल्टी पड़ी होती है। तो वो तरीकाकार ये है कि हमारी तरह हम मस्जिद से चारपाई लाते हैं, अपनी मैयत को दफनाते हैं और उसके बाद चारपाई वापस भेज देते हैं। वो ऐसा नहीं करते। जिस चारपाई पे वो नई चारपाई खरीदी जाती है उस चारपाई पे मैयत को दफनाया जाता है और वही चारपाई उसके ऊपर छोड़ के आ जाते हैं, वो वापस नहीं लेके आते। सबसे जरूरी बात ये कि मैं इनकी सफाई के बारे में बताना चाहूंगी कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये ईमान निस्फ मैंने वहां देखा। उनकी गलियां, मोहल्ले, घर, यहाँ तक कि वो लोग खुद बहुत सफाई पसंद हैं, बहुत नीट क्लीन हैं उनके घर, उनके आसपास के एरियाज, मैंने कहीं कूड़ा करकट नहीं देखा। और अगर मैं खवातीन की बात करूं, इतनी सर्दी में भी मैंने दिन में 2-2, 3-3 बार उनको नहाते हुए देखा है। और जब ज़चगी के दौरान इनके बच्चे की डिलीवरी होनी होती है तो एक खास जगह बनाई गई है जहां वो खवातीन जाती हैं, वहां पे बच्चे की डिलीवरी होती है और पूरा 1.25 महीना वो खवातीन वहां रहती हैं। जब वो साफ पाक हो जाती हैं उसके बाद शानो शौकत से सेलिब्रेट करते हुए उनको घर लाया जाता है। यहाँ तक कि जो मंथली लेडीज की आयाम होते हैं उसमें भी वो खवातीन अपने घर में नहीं रहती, वो 7 से 8 दिन के लिए वहां जाती हैं, वहीं पर अपने कपड़े साथ लेके जाती हैं, धोती हैं, साफ सफाई करती हैं, खाना भी वहीं बनता है, हर चीज उनकी जरूरत की उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और उस बिल्डिंग को कोई भी बंदा हाथ नहीं लगाता। वो कहते हैं कि इसको हाथ लगाने से नापाक हो जाते हैं और अगर कोई हाथ लगाता है तो उसको 5,000 रुपए फाइन पड़ता है। तो सफाई निस्फ ईमान मैंने वहां देखा। और दूसरी बात, उसको वादिये काफरिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन वहां हर गली में मैंने मस्जिद जरूर देखी, मंदिर नहीं देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इनको नजदीक से देखना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो इनके बीच में रहें, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। सुनी सुनाई बातों पे अगर हम लोग इतने अरसे से जो देख रहे थे, अमल कर रहे थे, तो मुझे शर्मिंदगी हुई जब मैं उनके घरों में जाके रही, तो मुझे ये फील हुआ कि हम लोग इनके बारे में कितना गलत सोचते हैं। और अगर मैं आपको बताती चलूं कि इनकी आज भी रिहाइश जो है, वैसे ही वो उनके चबूतरे, वैसे ही घरों का स्टाइल हजारों साल पुराना, कदीमी, उसमें कुछ नया नहीं है। आज भी इनके घर जो है लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और घरों के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सफाई मिलेगी, इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा। बल्कि मैंने अगर मैं यहाँ बात करती चलूं कि मैंने पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ से सैलाब की स्मेल आ रही होती है या कपड़े अंदर सुखाए जा रहे हैं तो उनकी स्मेल आ रही होती है। मैंने ये भी नहीं देखा उनके घर, इतनी सफाई थी। और खाने पीने की बात करूं तो आपको हर तरह का वहां खाना मिलेगा। आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। और मेजबानी का तो क्या ही कहना, इतने मेहमान नवाज लोग हैं कि मेरे कमरे में ड्राई फ्रूट का वो जो एक प्लेटर पड़ा होता था वो खत्म नहीं होने दिया उन्होंने। इधर से खत्म होता था, मैं वापस जाती थी तो रिफिल हुआ होता था, फिर मैं वापस आती थी तो फिर रिफिल हुआ होता था। मतलब इतने मेहमान नवाज लोग, इतने मीठे और इतने प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन अब इस कबीले को भी खतरा है। ये पहले हजारों की तादाद में थे, जो कम होते होते 5 से 6 हजार रह गए हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, ये वहां की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, इसलिए कि ये इतना कदीम कबीला पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे पास है, तो हमें इसकी मिलकर हिफाजत करनी चाहिए। तरक्याती कामों की बात करूं तो वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर मोबाइल सर्विस नहीं है, उसके अलावा वहां पर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। वहां पे लाइट नहीं है। मैंने देखा कि जब हम 4 दिन वहां थे तो उसमें 2-2, 3-3 घंटे भी लाइट चली जाती है, तो कोई पता ही नहीं होता कि कब आनी है और कब। तो ये चीजें जो है इतने जदीद दौर में वो लोग फेस कर रहे हैं, ये केपी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मुझे लगता है कि ये सफर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये सफर पसंद आया है तो जुड़े रहें सॉफ्ट लेंस बाय फिजा के साथ, और ऐसे ही सफर करते रहें मेरे साथ। पूरे पाकिस्तान की सैर करें घर बैठे फ्री में। और अगर ये सफर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।